फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के बजट लोकसभा में रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थर्ड कंज्यूकेटिव टर्म में दायित्व लेने के उपरांत यद्यपि हमने पिछले 2024 में वोटन अकाउंट करने का हमें अवसर मिला था, लेकिन चुनाव के कारण एक फुल फ्लेज बजट सामने रखना संभव नहीं था। एक प्रकार से भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार चुनने के बाद इस बार का ये पहला फुल फ्लेज बजट है। बजट आज देश भर में डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रहा है और उसकी बारीकी से देश उसको कई विषयों में चर्चा कर रहा है। मित्रों, मैं पब्लिक लाइफ में पिछले 40 साल से हूं और आप लोगों की आदरणीय लाहिरी जी का उससे ज्यादा अनुभव है, विशेष करके आर्थिक जगत में। और आप सब कोलकाता जैसे एक देश की प्रमुख स्थान की मीडिया से जुड़े हुए मित्र, मैं 40 साल इसीलिए उल्लेख किया, हम पिछले 11 साल से दायित्व में है केंद्र में, राज्यों में भी हम लोग दायित्व में कई प्रदेशों में हैं। हम प्रतिपक्ष के नाते भी भूमिका में कई राज्यों में है, देश में भी लंबा समय रहे। अटल जी की शासन की दायित्व रहा कुछ काल, और एक स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के नाते जब हम बजट को देखते थे, हमारी जैसे जैसे समझ बनी, मैं इस बार की बजट में एक नया प्रारूप देख पा रहा हूं। नया प्रारूप यह है, बजट के बाद, अच्छा बजट ऐसा एक चीज है, घर में भी हो या देश में भी हो, यू कैन सेटिस्फाई एवरीबॉडी। मैं जब स्कूल में था तब बजट की मेरे रुचि की विषय होता था, एक पाई चार्ट होता था। आप लोग लिखते थे कि पैसा आया कहां से और पैसा जाएगा कहां, और फिर उसकी आलोचना होती थी, भाई इसको इस वर्ग को मिला, इस वर्ग को नहीं मिला, इस वर्ग को और मिलता तो अच्छा होता, ये छूट गया, ये रिबेट और मिलना चाहिए था। लेकिन मेरे पब्लिक लाइफ में और मेरे मेमोरी में, शायद अशोक जी उसको और कभी बता पाएंगे, पहला बजट है जिसकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये बजट जो आप लोगों की शब्द में एक है, मैं उसको कोट करता हूं, विन विन बजट है। सभी पक्ष, माने हमारे जो प्रजातंत्र में प्रतिद्वंदी भी, मैं यहां का युवराज का भाषण देख रहा था 2 दिन पहले बजट में। मैं बड़े बारीकी से देखता हूं, मैं पूर्वी भारत से हूं, जब बंगाल का भी कोई विषय होता है मेरे लिए उतना ही प्रिय विषय होता है, और मैं मानता हूं मेरा भी दायित्व है इस विषय में थोड़ा समझना और कोशिश करना क्या चल रहा है। मैं उस बजट को भी देख रहा था। हाँ, ओपोजिशन की एक ओपोजिशन शेक में कहने के लिए कुछ कहना पड़ता है, ऐसे ही कुछ था, रिवर्स रॉबिनहुड। मैंने एक नया अंग्रेजी में शब्द भी सुना, हमारी तो कुछ समय समझ की बाहर रहा, लेकिन विषय कुछ नहीं था। मित्रों, इस बजट में मैं आपके सामने आज आया हूं, पार्टी ने एक योजना बनाई है, देश भर में हम बजट को लेके एक संवाद खड़ा करें, आप लोगों के बीच में खड़ा करें, समाज में खड़ा करें। पिछले दिनों में, पिछले 10 दिन से, एक से आज हो गया 9 तारीख, पिछले 9-10 दिनों में आप लोगों ने उस पर एक डिबेट भी बनाई है। ये ग्रोथ सेंट्रिक बजट है। जो ग्लोबल सिनेरियो है, सप्लाई चेन की डिसरप्शन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इस सारे के अंदर विश्व में जो स्थिति है उसमें से भारत में आवश्यकता था हम ऐसे एक बजट लाए जो ग्रोथ को पूछ दे। ये बजट में सर्वसम्मत एक मत बना है कि इसे ग्रोथ एक्सेलरेशन करने के लिए बजट की एक मूल स्ट्रैटेजी है।
बजट सर्वसमावेशी हो, इंक्लूसिव हो, समाज में बॉटम ऑफ द पिरामिड से शीर्ष स्थान में बैठे हुए लोगों तक लगनी चाहिए बजट में मेरा भी कुछ अंश है, मेरे लिए भी कुछ बजट में है। इसको इंक्लूसिव बजट, समावेशी बजट, सर्वसमावेशी बजट कहा जाता है। यह बजट के एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, यह बजट मस्ट बी इंक्लूसिव वन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। समाज में अर्थनैतिक गति देने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश की दायित्व सरकार की तो है ही। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन हेल्दी स्ट्रैटेजी है, हेल्दी कंडीशन ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर भी एश्योर फील करे कि मैं भी यहां इस देश में या इस राज्य में पैसा निवेश करना एक अच्छी लक्षण है। और देश की फिस्कल पॉलिसी से ही इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की एक गति आती है। ये बजट इन दिनों में जो एक बायोंसी आई है बाजार में और एक उत्साह आई है। अभी जैसे मैं ईस्टर्न इंडिया की बात कहूं, अभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात की कल्पना किया था। स्टेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा शुरू की थी। आज तो हर एक राज्य एक हेल्दी कंपटीशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन खुद को प्रमोट कर रहा है। यहां का भी सरकार कर रहा है। हम अभी पिछले 15 दिन पहले उड़ीसा की उत्कर्ष समावेश करवाए। यह सब इंडिकेट करता है कि हमारे वहां प्राइवेट सेक्टर एक बार रीअश्योर हो, नेशनल फिस्कल पॉलिसी और स्टेट की सर्टेनिटी के माध्यम से निवेश की सेंटीमेंट सुस्तर है। यह बजट उस विषय में बड़ा रीअश्योरिंग रहा है। मध्यवर्ती घरों में, मिडिल क्लास फैमिली में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा। बजट मेरे लिए कष्टदायक नहीं है। ये जो सेंटीमेंट को बरकरार रखना, ये हम लोगों के सामने एक प्रमुख दायित्व था। आदरणीय निर्मला सीतारमन जी की बजट उस दिशा में एक सक्सेसफुल बजट हुई है, मैं उसको उल्लेख करना चाहूंगा। मित्रों, सारे की एक की फैक्टर है और कई दिनों से एक बात चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार वेलफेयरिज्म की एक नया डेफिनेशन बनाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ गरीबों की घर बनानी हो, हर एक घर में पाइप्ड वाटर पहुंचाने के लिए नल में जल योजना हो, टॉयलेट बनाने की योजना हो, देश में से 50 करोड़ से ज्यादा नए जनधन बैंक खाता खुलाना और उसमें से नियर 60% महिलाओं को खुलाना, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए होती है। ये एक मध्य वर्गीयों का एक मन में विषय था। यह बजट की एक प्रमुख लक्ष्य था कि मिडिल क्लास सेंटीमेंट को, मिडिल क्लास स्पेंडिंग पावर को, मित्रों देश में बड़े लोगों के पास पैसा रहता है तो खर्चा कम होता है। नीचे की तबके के पास डे टू डे विषय में खर्चे में ही प्रायोरिटी रहती है। लेकिन इकोनॉमी को गति देने वाला, सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत देने वाला वर्ग होता है मध्यवर्गीय। घर में खर्चा करेगा, ऑटोमोबाइल्स में खर्चा करेगा, डिजिटल गैजेट पे खर्चा करेगा, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करेगा, हेल्थ केयर में ही खर्चा करेगा, क्लॉथिंग में खर्चा करेगा, जिसके कारण एक कैस्केडिंग इंपैक्ट सारा सेक्टर में आएगा। वैसे ही एक स्ट्रैटेजी बजट में इस बार भरपूर उल्लेख हुई है। मित्रों, इसीलिए मैं कहूं इस बार बजट एक विन विन सिचुएशन की बजट है। बजट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भरपूर उभरी है। मैं अगर उसको थोड़ा, मैं इस विषय को बजट स्पीच में से मैं कई विषय को ध्यान में देते हुए, लेकिन मैं 4-5 की एरिया जिसके कारण भारत की एक अर्थनीति में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए
मिडिल क्लास सेंटीमेंट के लिए, इकोनॉमी को गति देने के लिए जो कुछ विषय इस बजट में उल्लेख किया गया है, मैं उसमें आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कुछ विषयों को जो मेरे समझ में लगता है कि बार बार चर्चा होनी चाहिए, सामान्य वर्गों की समझ में आपकी शरण में इसलिए आया हूं बंगाल में कि इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने से उसकी समझ बढ़ेगी। मित्रों, एग्रीकल्चर हमारी सरकार की एक प्राथमिक विषय है। मैं अगर मेरे को एग्रीकल्चर में सबसे कोई विषय प्रभावित किया है बजट भाषण में कि हमारी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले 3 लाख रुपया तक होती थी, इसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख किया गया है। किसान क्रेडिट लिमिट को 5 लाख तक करवाया गया है, जिसमें 7.7 करोड़ किसान सीधा सीधा लाभ लेने वाले हैं। उसकी परिवार माने आबादी की 30-40% लोगों की सीधा सीधा इकोनॉमिक इंपैक्ट इसके कारण आएगा। भारत में पल्सेस की अभी भी फ्लक्चुएटिंग करता है था। भारत में आने वाले कुछ सालों के लिए तूर, उड़द, मसूर दाल के लिए एक आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन की इस बजट में उल्लेख किया गया है। भारत में जब तय होता है, भारत की किसान भारत की राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरा करती है। ये कई बार हमारे देश के किसानों ने प्रमाणित किया है। एक कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए अलग मिशन बनाना, भारत की कॉटन वेस्ट फार्मर्स के लिए इंडिजिनस फैब्रिक बनाने के लिए ये मिशन बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। एक एम्बिशियस प्रोग्राम जैसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की दायित्व कुछ साल पहले मोदी जी ने शुरू किया था, ऐसे ही विद क्लियर कट बजट स्ट्रेटेजी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में नीचे रहने वाले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से मेन एवरेज से नीचे रहने वाले 100 जिले की एक ऑगमेंटेशन करना अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, धान हो, गेहूं हो, साग सब्जी हो, उस जिले में जो संभावना है, पल्सेस हो, मिलेट्स हो, जो इस जिले में संभावना है उस जिले में उसको महत्व देने के लिए एक स्पेसिफिक और अनेक कार्यक्रम में 4-5 स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बूस्ट ला के आएगा, मैं उसको उल्लेख किया। मित्रों, मैं देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। मैं शिक्षा विभाग में मैं प्रधानमंत्री जी को और अर्थमंत्री जी को बंगाल की धरती से भी धन्यवाद देता हूं दोबारा कि आज देश में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। अभी अभी जो कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, पहली बार देश में लर्निंग आउटकम एक पॉजिटिव दिशा में इंडिकेशन कर रहा है। बच्चों की जो समझ है, उस समझ पिछले दिनों की तुलना में बढ़ रहा है। ये इस बार की जो आसर जैसे एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ये प्रमाणित होती है। इसको गति देने के लिए उन सब ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये एनर्जी है, एनईपी एनर्जी के कारण ये अच्छे लर्निंग आउटकम आ पा रहा है। इस बार उस प्रकार की इंडिपेंडेंट असेसमेंट रिपोर्ट ने भी कहा है। इस बार बजट में बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, इनोवेशन एक विषय बने स्कूली बच्चे में। Innovation is not only related up to higher education institutions, only engineering colleges or IITs. Innovation is a issue very dear to school students. इसको ये सब माने बच्चे की जो मानसिक विकास स्कूल से ही होती है। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब अभी देश में बन चुके हैं। अटल टिंकरिंग लैब में 20 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में सीधा सीधा पैसा भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। देश में और 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब, यानी लगभग भारत में 2,25,000
ग्राम पंचायत है। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खुल चुके हैं और 50,000 खुलेंगे। उसके अलावा साइंस लैब के लिए अलग पैसा जैसे आ रहा तो आते रहेगा, लेकिन इस अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से 3-4 पंचायत के अंदर ऊपर एक क्लस्टर बन जाएगा, एक हब बन जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में हुई है। अटल टिंकरिंग लैब 50,000 तक ले जाना नया। हमारे देश में कुल मिला के IITs एक हाई स्टैंडर्ड की, ग्लोबल स्टैंडर्ड की रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में, इनोवेशन यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो चुका है। टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन तीनों काम करने वाले IIT इंस्टीट्यूशंस एक नया लेवल पे विश्व में आ चुका है। इस बार के बजट में IIT स्टूडेंट नंबर जो आज 1,35,000 है, उसमें UG, PG और रिसर्च तीनों PhD, ये तीनों भर्ती काल में और 6,500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बढ़े IITs में, इस बजट में उसके बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय भाषा आधारित शिक्षा, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को महत्व देने के लिए बहुत उल्लेख किया था। मित्रों, इस बजट में उसको विशेष करके हायर एजुकेशन में एक रूप देने के लिए, मोमेंटम देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना करके एक एम्बिशियस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें हम लोगों की लक्ष्य है कि मैं बंगाल में उसको उल्लेख करूंगा तो उसकी समझ और महत्व और ही बढ़ जाता है, क्योंकि बंगाल में बंगाली भाषा के प्रति जो स्पष्टता, जो आसक्ति, जो प्रतिबद्धता, क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड विजन बंगाली लैंग्वेज को लेके इस समाज के लोगों की है, इसमें मैं आपको ज्यादा समझाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये वैज्ञानिक लोगों ने प्रमाणित किया है, विशेष करके साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रमाणित किया है, बच्चा अगर अपने मातृभाषा में ही पढ़ना और लिखना प्रैक्टिस कर पाएगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग में, मौलिक चिंतन में बहुत ही विकास होगा। स्कूल एजुकेशन में तो हम उस विषय में काफी काम कर रहे हैं। NCERT अपने 15 कक्षों की टीचिंग लर्निंग मटेरियल को भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में डिजिटल फॉर्म में प्रकाशित करने का योजना बना रही है। लेकिन इस बार ये जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम योजना लाई गई, UGC और देश की 250 यूनिवर्सिटियों को इन्वॉल्व करते हुए 25 प्रमुख यूनिवर्सिटी, हर एक राज्य में एक, और उनके नीचे 10-10 और स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्लस्टर बनाते हुए जो हमारी कोर्स है, UG में कोर्स है, PG में कोर्स है, रिसर्च के लिए रेफरल बुक की आवश्यकता होती है, उसको भारतीय भाषा में गुणात्मक डिजिटल फॉर्म पे किताब में परिवर्तित करना, इसीलिए एक इस प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है। मित्रों, अब तक AI हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है, विशेष करके एकेडेमिया में, एजुकेशन में। भारत सरकार ने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल सिटीज के ऊपर, उसकी COE AI हेल्थ, AI एग्रीकल्चर, AI सस्टेनेबल सिटी के ऊपर चला रही है। इस बार उसको ऐड करते हुए AI इन एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने की तरीका, बच्चों की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों की असेसमेंट, बच्चों की इवैल्यूएशन, ये सारे में आने वाले दिनों में AI की काफी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये क्या एग्जैक्टली होनी चाहिए, उसकी ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या बन रही है, भारत उसको पीछे ना रह जाए, इन ट्यून होने के लिए इस बार बजट में AI फॉर एजुकेशन करके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ रुपया की बजटरी एलोकेशन में खुलने की निर्णय किया गया है। भारत में 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटल फॉर्म पे एक रिपोजिटरी बनाने के लिए
ज्ञान भारतम मिशन करके एक अलग मिशन बनाया गया है। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, स्किल्ड इन इंडिया। भारत विश्व में एक युवाओं की देश है। उस युवा अवस्था को एक प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए भारत को वैश्विक स्तर के स्किल की स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। अनेक स्किल की प्रोजेक्ट राज्यों की, केंद्र सरकार की, विभिन्न विभागों की, प्राइवेट सेक्टर की, इंडस्ट्री की चल रही है, लेकिन भारत सरकार 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड की स्किल सेंटर देश में बनाएगी। 2018 में एक एम्बिशियस रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो PMRF। उन दिनों में 3000 बच्चों को इसकी लाभार्थी बनाया गया था। इस बार बजट ने 10,000 विद्यार्थियों को लाभ देने लायक देश के रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए एक हाईएस्ट स्कॉलरशिप सिस्टम इस बजट में स्थापित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में किया गया है। देश में लगभग रूरल इलाका में, भारत की शहरी इलाका में इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज इशू नहीं बचा है। भारत में 1,30,000 हाई स्कूल से 1,30,000 हाई स्कूल रूरल एरिया में गवर्नमेंट स्कूल से, विभिन्न राज्यों की, विभिन्न संस्थाओं की। ये सारे स्कूल में एक टाइम बाउंड पीरियड में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगाना, यानी स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाना। आज समग्र शिक्षा में हम स्मार्ट क्लासरूम पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गया है, लेकिन उसमें अगर इंटरनेट जुड़ेगी तो हमारे स्कूल के बच्चे दुनिया की नॉलेज ब्रिज के साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए इस बजट में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया है। मित्रों, 10,000 करोड़ रुपया की स्टार्टअप फंड ऑफ द फंड में इस बार अलग व्यवस्था किया गया है। एक स्कीम डीप टेक के लिए, अलग स्टार्टअप के लिए भी फंड की प्रोविजन किया गया है। एक नया योजना महिलाओं के लिए 5 लाख महिला, SC ST इन लोगों को 2 करोड़ तक, पहले स्टैंड अप योजना होती थी, 1 करोड़ तक योजना के लाभ वो ले सकते थे, लेकिन इसको अभी उसकी सफलता को देखते हुए 5 लाख महिलाओं और SC ST बच्चों के लिए 2 करोड़ तक लोन की बिना कोलैटरल गारंटी की लोन की व्यवस्था इस बजट में किया गया है। मित्रों, 10,000 नए मेडिकल सीट इस साल ऐड किया जाएगा। 5 साल में 75,000 नए मेडिकल सीट ऐड किया जाएगा। इस साल 10,000 मेडिकल सीट आयोजन किया जोड़ा जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा, डायलिसिस 10 साल पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों की विषय था। आज डायलिसिस भारत सरकार की, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण डायलिसिस सेंटर अभी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गई है। लोगों को बहुत बड़ी राहत उसके कारण है। ऐसे ही हमारे देश में कैंसर डिटेक्शन के लिए, जो एक बहुत बड़ा डरावना बीमारी आज समाज में है, 200 जिले में 200 सेंटर्स, देश में 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 200 कैंसर की अर्ली डिटेक्शन सेंटर के लिए व्यवस्था करने के लिए बजट में व्यवस्था किया गया है। मित्रों, सक्षम आंगनबाड़ी एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी व्यवस्था। 8 करोड़ बच्चों के लिए पोषण 2.0, 8 करोड़ बच्चे और 1 करोड़ माताओं की पोषण और उनकी गर्भधारण से लेके पोस्ट नाटल केयर के लिए एक सक्षम आंगनबाड़ी की कल्पना जोड़ा गया है और पोषण 2.0 की प्लान किया गया है। जो मेरे समझ में आ रहा है, मैं कुछ विषय उल्लेख कर रहा हूं अभी तक। गिग वर्कर हमारी इकोनॉमी की एक स्थायी व्यवस्था बन चुकी है। विभिन्न
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के नाम पे सप्लाई चेन में अपने एक नया दुनिया बनाने के लिए हमारी देश में 1 करोड़ गीग वर्कर जो जिनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनको एनहांस बैंक लोन, उनको यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अलग स्कीम चलाई जाएगी। मित्रों, हमारे देश में नल में जल देने के लिए जल जीवन मिशन की स्कीम को 2028 तक एक्सटेंड किया गया, जिसके कारण हम योजनाबद्ध तरीके से 100% क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भारत में सभी नागरिकों की मौलिक अधिकार जैसा है। घर, खाद्यान्न, पीने की पानी, बिजली, ब्रॉडबैंड, लोन लिंकेज, ये सब धीरे धीरे सैचुरेशन की ओर हम बढ़ रहा है। उस सैचुरेशन को आगे लेने के लिए 2028 तक हम 100% कवरेज की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मित्रों, एमएसएमई को गति देने के लिए विशेष करके मैं कलकत्ता में एक सेक्टर की नाम उल्लेख करूंगा, फुटवेयर एंड लेदर। उसमें अभी 4 लाख करोड़ रुपया तक टर्नओवर हो और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया एक्सपोर्ट हो, जिसमें हमारे देश में एकदम सामान्य लोगों को फुटवेयर सेक्टर में, लेदर सेक्टर में काम करने वाले, और कलकत्ता में मानता हूं एक देश की उस लाइन की बहुत बड़ा खदीम, श्री लेदर, बाटा, ये सब की एक प्रकार से उत्पत्ति स्थल हमारी कलकत्ता है। उससे जुड़े हुए उस सारे श्रमिकों के लिए, परिवारों के लिए इस बार बजट में एमएसएमई में काफी जोर दिया गया है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग, हमको मजबूरन कुछ साल पहले गलत नीति के कारण भारत में खिलौने को भी बाहर से लाना पड़ता था। आज तो खिलौना इंपोर्ट बंद हुआ है, एक्सपोर्ट शुरू हुई है। भारत की जो टॉय की इकोसिस्टम है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग को एक गति देने के लिए इस बजट में उल्लेख किया गया है। भारत में लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए अनेक स्कीम्स के अंदर मैं एक स्कीम को उल्लेख करना चाहूंगा। भारत में लॉन्ग टर्म राज्य सरकार एसेट बनाए, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को, अनेक प्रकार से एडी हुआ। 1.5 लाख करोड़ रुपया की व्यवस्था सैकी में सरकार ने व्यवस्था की है। पहले 1 लाख था, इसको भी बढ़ा के 1.5 लाख तब करवाया गया है। मित्रों, उड़ान फेज 1 की सफलता दिखते हुए उड़ान स्कीम की फेज 2 की योजना की गई, जिसमें 120 नए डेस्टिनेशन की भी प्लानिंग किया जा रहा है। आज मैं मानू बंगाल में कोलकाता तो था ही पुराना, सिलीगुड़ी हमारे बागडोगरा पहले से था, लेकिन इन दिनों में हमारे दुर्गापुर की औंडाल एक दूसरा एयरपोर्ट, तीसरा एयरपोर्ट करके बंगाल में डेवलप हुआ है। लेकिन यह संख्या और भी बढ़नी चाहिए, इसीलिए ऊर्जा स्कीम भी चलेगी। इसमें विशेष करके मैं मानता हूं ईस्टर्न इंडिया सबसे ज्यादा फायदा लेगा। शिप बिल्डिंग कलकत्ता के लिए नया विषय नहीं है। पहली बार शिप बिल्डिंग को भारत सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेटस दिया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में शिप बिल्डिंग की कारोबार भारत में बढ़े। शिप ब्रेकिंग, शिप बिल्डिंग, शिप मेंटेनेंस, ये एक बहुत बड़े अर्थनीति विश्व में है। उसको भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर पे हम लोग लेके आए, ये इस बार बजट में उल्लेख किया गया है। मित्रों, टूरिज्म बजट की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया सदैव रही है। भारत सरकार ने तय किया है 50 देश भर में 50 इंपोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए भारत सरकार उसमें मदद करेगी।
मित्रों, एक माइनिंग सेक्टर में, मैं बंगाल में भी जब हूं, माइनिंग सेक्टर के बारे में एक विषय कहूं, दो विषय इन दिनों में उल्लेख किया गया है। एक क्रिटिकल मिनरल मिशन अलग से बनाई गई है। भारत की पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी की ये पूरा इलाका रेयर अर्थ की एक अकूत भंडार है। बंगाल की सी कोस्ट लो, उड़ीसा की लो, आंध्र की लो, तमिलनाडु की लो, केरला की लो, रेयर अर्थ की अकूत भंडार को अभी देश में एक मिशन मोड पे, एक वैल्यू एडिशन तक कन्वर्ट करना, उसको ओपन अप करना, इस मिशन की प्रमुख भूमिका रहेगी। ये केवल रेयर अर्थ नहीं, भारत में अनेक भूखंड में, फिर भी मैं कहूं इसी इलाका में जहां हम लोग बैठे हैं, बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, रेयर अर्थ की पर्याप्त डिपॉजिट नहीं है, लेकिन पॉलिसी क्लैरिटी के अभाव से इसकी वैल्यू एडिशन, उसकी मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा था। ईस्टर्न इंडिया को सबसे फायदा इसी क्रिटिकल मिनरल मिशन से देगी। यहां तक भी इस बार बजट में जो हमारी आयरन ओर है, कोल है, अभी तो उसका जितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसकी टेलिंग से भी और मोनेटाइज किया जाए, माने उसकी वेस्ट में से ही कुछ चीज निकाला जाए, ये इस बार की बजट में भी उसकी उल्लेख किया गया है। मित्रों, मध्य वर्गीय को सबसे ज्यादा कंसर्न रहती है मेरे ऊपर सरकार की टैक्स कितना लगेगी, मेरे ऊपर सरकार की नजर कितना है। फाइनली वो जानता है टैक्स से खर्चा समाज में होती है, लेकिन उसको लगता है कि यार मेरे से तो जितना लेते हो मेरे को उतना नहीं देते हो। ये एक ग्रीवांस मध्य वर्गीय के लोग में, सबकी मन में रहती है। इस बार बजट में अगर सबसे ज्यादा खुश किसी ने हुआ है तो भारत की मध्य वर्गीय। 12 लाख तक वार्षिक आय में जीरो टैक्स, ये एक बहुत ही बड़ा उल्लेखनीय दायित्व भारत सरकार ने भारत की मध्य वर्गीय लोगों तक, ऐसे किसी लोग अभी मैंने खुशी में कह रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति बचा नहीं ज्यादा रियायत, रिलीफ, रिबेट, टैक्स रिलीफ में भारत में देना पड़ा है, आया जाता है। पहले अलग बजट होता था, लेकिन इस मेन बजट में भारत सरकार ने रेलवे की एक अलग कॉलम भी बनाई है। मैं बंगाल के बारे में आपके सामने उल्लेख करूं, देश की अमूमन बजट में भी अगर मैं मानता हूं, मैं अभी अशोक जी से शेयर कर रहा था, पिछले मैं 10 साल से प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहा हूं, मैं मानता हूं मोदी जी की सरकार के समय में भारत की पूर्वी हिस्से को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिसी रिफॉर्म के कारण, फिस्कल इंसेंटिव में पूर्वी भारत को जितना फायदा मिला है, देश में अन्य इलाका को उस तुलना में वो फायदा नहीं है। फिर भी स्पेसिफिक बंगाल में रेलवे के एलोकेशन के बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने जो ब्यौरा दिया है समाज के सामने, 2009 से 14 तक यूपीए की शासन की सेकेंड फेज में बंगाल में, जिसमें बंगाल की टीएमसी भी पार्टनर थी, बंगाल को एवरेज 4,380 करोड़ रुपया रेलवे बजट में एनुअली मिलता था, एवरेज 5 साल में। इस बार की 14,000 करोड़ रुपया, 4,380 से 14,000 करोड़ रुपया की एनहांसमेंट, ये एक प्रमुख कमिटमेंट है। नया लाइन कंस्ट्रक्शन करना, अमृत स्टेशन की पुनर्निर्माण करना, बंगाल में 101 नया स्टेशन, पुराने स्टेशन की रीडेवलपमेंट हो रहा है। कवच प्रोग्राम, बंगाल में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस चलना,
अमृत भारत एक्सप्रेस 7 जिलों में नो यूनिक स्टॉपेज के साथ चलना, न्यू जलपाईगुड़ी आसनसोल स्टेशन की रीडेवलपमेंट प्लान लगभग 766 करोड़ रुपया खर्चा करके करना। मित्रों, ये सब विषय में आपके सामने उल्लेख किया कि बंगाल हो या पूर्वी भारत हो या हमारी देश हो, मोटा मोटी इस बार की बजट देश की अर्थनीति में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट करके लेके आए हैं। मध्य वर्गियों की परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाया है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एमएसएमई, एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन विकसित भारत के लिए, जिस विकसित भारत में हमें विश्व भर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लक्ष्य क्या है विकसित भारत की, 0 पॉवर्टी होनी चाहिए। शिक्षा में 100% क्वालिटी होनी चाहिए। भारत की मानव संबल स्किल्ड होनी चाहिए। भारत दुनिया की फूड बास्केट बने। एक समय में याद करिए, भारत खाद्यान्न में अकाल में रहने के कारण भारत को इंपोर्ट करना पड़ा था, अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था। आज भारत अपने लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, चावल हो या गेहूं हो, मुफ्त में नागरिकों को देता है। उसके अलावा दुनिया की हम फूड बास्केट बने, ये हमारा विकसित भारत की लक्ष्य है। और उसमें भारत की इकोनॉमी तब एक नई ऊंचाई छुएगी जब भारत की अर्थनीति महिला के नेतृत्व में चलेगी। 70% वुमेन इकोनॉमी एक्टिविटीज में आ पाए। अभी जो अशोक जी की दुनिया है, ये भारत की महिला पार्टिसिपेशन को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। नहीं, इकोनॉमी की दुनिया, भारत की जो कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारी लक्ष्य है सरकार की भारत की 70% महिला वर्कफोर्स में आ जाए, स्किल वर्कफोर्स में आ जाए, कंट्रीब्यूशन करे इकोनॉमी को, मिडिल क्लास के लेवल पे करे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में करे। मित्रों, में विनम्रता के साथ इस बार की नेशनल बजट की कुछ विषय आपके सामने उल्लेख किया है। चलो शिवाजी। सत्य पे रहने वाले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या फिर कई विरोधियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ बिहार तक आके रुक गया, बंगाल को क्या मिला। ये जो आप कह चुके हैं एनजेपी आसनसोल के बारे में, अगर बंगाल के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक आप बता देंगे कि बेलूर मठ, एनजेपी आसनसोल जैसे कि बंगाल को क्या क्या मिला है। देखिए, मैं तो इसीलिए बंगाल की एक ही आइटम की, देखो बजट होती है नेशनल प्रोस्पेक्टिव में, कुछ राज्यों की, पिछले बार यहाँ कल ऐसे नहीं कि बंगाल की प्रोजेक्ट उल्लेख नहीं हुआ है, पिछले बार भी, उसके पहले बार भी बंगाल की प्रोजेक्ट उल्लेख हुआ है। जिसे मान लो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कही गई है, क्या गंगा सागर उसमें नहीं आ सकता है? क्या नॉर्थ बंगाल की सौंदर्यता की कोई हॉटस्पॉट वहां नहीं आ सकता है? क्या सुंदरबन नहीं आ सकता है? क्या आ सकता है? जब हम नेशनल बजट के बारे में उल्लेख करेंगे, जब हम कहते हैं कि हम अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे, बंगाल में भी खोलेंगे। जब हम मातृभाषा आधारित शिक्षा की बात कहते हैं, सबसे ज्यादा, मैं इसीलिए उल्लेख कर, जिसमें सबसे ज्यादा कोई फायदा लेगा तो बंगाली साहित्य ही उसकी फायदा लेगा, क्योंकि यहाँ बहुत उच्च कोटि की ज्ञान की भंडार रही है। सर, लेकिन अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी ने खास करके ये पॉइंट आउट किया कि इस बजट में बिहार का चुनाव के ऊपर आप लोगों का कंसंट्रेशन था। 26 को बंगाल की चुनाव होगा। 12 लाख की सुविधा बंगाली युवा नहीं मिला। देखिए, ये देखो, उनको मैंने कहा ना कि मैंने शासन सुना है। आप तो मैं तो खुद बैठ के सुन के आया, मैं बंगाल आएगा जब मेरे को पार्टी का, मैं तो उसकी तो उत्तर कल दिल्ली में मिल ही गया है। उनको थोड़ा डर आना स्वाभाविक है सब कुछ कहने के लिए। तो हम लोग क्या ये सोच सकते हैं कि अगले साल बंगाल का चुनाव है? देखो, हम तो बजट देश के लिए बनता है। Sir, my question is that Railway Minister earlier also said that land acquisition, which is the main problem in West Bengal, and railways are facing
some land acquisition, and for this reason, many railway projects are stopped, especially in Balurghat, Gili side also, in Nandigram also. So, what's your remark about the land acquisition, which state the West Bengal government is not clearing, not giving NOC to the railways? You see, I was in charge of Petroleum Ministry for a long period in this country. Prime Minister Modi envisioned an ambitious gas pipeline from full Jagdishpur to Haldia, and one spur line went up to coast of Bay of Bengal in the Odisha. With sorrow and happy, I can share two information with you. Respect to, I put forth my proposal due to non-cooperation, because this local government has a fear, some credit. Similarly, railway project, I said some credit. Similarly, railway project, I said after all such non-cooperation, I can cite you, I am in charge of education in the very city of Calcutta in front of public, in front of the government official, I have requested, why don't you give land for Navodaya Vidyalaya? From Navodaya Vidyalaya to railway project to pipeline project. There is a lack of enthusiasm, there is a non-cooperation approach. This is a great injustice to people of West Bengal. Those who have presided over at Delhi for 10 years, last 10 years, they thought we are the king. But finally people are for development. धर्मेंद्र बाबू, even for border fencing, उसमें भी जमीन नहीं मिल रहा. आप जब केंद्र में दायित्व में थे, आपकी दया में सरकार चल रही थी, आप उसकी हिस्सा में थे, तब वहां की रेलवे बजट की एलोकेशन था 4,000 करोड़ रुपया. आज हम उसको 14,000 करोड़ रुपया तक पहुंचाए हैं. लैंड तो लगेगी. अगर आप लैंड नहीं दोगे, कोऑपरेशन नहीं करोगे, तो नुकसान बंगाल की लोगों की होगी, बंगाल की रेवेन्यू की होगी. सर, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू करवाने तो ये भारत पश्चिम बंगाल सरकार इसको तो नकार रहा है, तो ये आप शिक्षा मंत्री हैं, तो आप अभी लागू कर रहे हैं और इधर विरोधिता चल रहा है, तो इसके तहत शिक्षा बंगाल का शिक्षा कैसे देख रहे हैं, कैसे इधर भी क्या कुछ? देखो, बंगाल एजुकेशन में क्या है, कम से कम इस देश में तो किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है. बंगाली डायस्पोरा भारत की इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है. आज मैं जब बंगाल की नौजवानों को देश की अन्य हिस्सा में दिखता हूं, मैं उनको पूछता हूं कि भाई आपके वहां पढ़ने में आप आए क्यों बाहर? मान लो कोई IIT, NIT, IIM में गया, मैं उसको समझ सकता हूं, वो एक नेशनल कंपटीशन में चला गया, लेकिन वो अन्य कोर्सेस में भी बंगाल छोड़ता है, तब मैं उनको पूछता हूं आप बंगाल छोड़ के क्यों आए? क्योंकि यहां व्यवस्था ही नहीं है. तो ये विषय तो कहीं ना कहीं, यही विषय में तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं. देखो, राष्ट्रीय किसी की कोई आपत्ति नहीं है, बंगाल में भी लोगों की आपत्ति नहीं है, विशेष करके बंगाल में बैठे हुए और देश में 2-3 राज्यों की सरकारों की एक लिमिटेड अप्रोच में. मैं बताता हूं, बंगाल में हमने शिक्षा नीति में हमने कहा मातृभाषा आधारित शिक्षा होनी चाहिए. क्या यहाँ की स्थानीय सरकार को उस पर आपत्ति है?
होना चाहिए क्या? बंगाली में पढ़ना, रिसर्च पेपर लिखा जाना, अगर यही हमारी प्रायोरिटी है, इसमें आपत्ति होनी चाहिए क्या? तो किस विषय की विरोध है आपका? हम अटल टिंकरिंग लैब खुलवाएंगे, हम नवोदय विद्यालय खुलवाएंगे, हम टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना चाहते हैं, तो इसमें आपत्ति किस चीज की होनी चाहिए? दिल्ली वालों ने इसी पे आपत्ति कर रहे थे। दिल्ली की जो राज्य सरकार में बैठे लोग तो इसी पे आपत्ति कर रहे थे। ये लोग इस प्रकार के नेगेटिव पे आने वाले दिनों में स्वीकार नहीं करने वाले हैं। So even the UGC drafts which talked about this, about the appointment of VCs and the role of the chancellors. So the state also objected to that, and they formed a committee which said that we shouldn't adopt these UGC guidelines recently. And also the state education minister, he said many things about the UGC chairman. देखिए, भारत सरकार में शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन हायर एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स क्या होगा, इंस्टीट्यूशन की स्तर क्या होगा, कंटेंट की और इंस्टीट्यूशन की दोनों की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और यूजीसी ना भारत सरकार की है ना राज्य सरकार की है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में पार्लियामेंट ने यूजीसी को गठन किया 1956 में। पिछले मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं। यूजीसी को वो राजनीतिक दृष्टि से माने ना माने उनकी समझ है, लेकिन किसी की भी सरकार रहो दिल्ली में, किसी की भी सरकार राज्य में रहे, जब यूजीसी के साथ किसी ने विवाद किया है, वो विवाद आफ्टरऑल अगर कोर्ट तक पहुंची है, राज्यों की हाई कोर्ट में हो या देश की सुप्रीम कोर्ट में हो, एक भी उदाहरण नहीं है कि जिसमें यूजीसी की सुप्रीमेसी को ऑन स्टैंडर्ड, ऑन कंटेंट किसी कोर्ट ने अस्वीकार किया। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल नेचर की हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो पॉलिटिकल नेचर की नहीं है ना। अभी यहां बंगाल की जो डिस्प्यूट था वाइस चांसलर नियुक्ति को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल यू ललित जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और यूजीसी को कहा कि भाई उसकी स्टैंडर्ड तय करो, आप जैसे कहोगे ऐसे ही करेंगे। ये इस बंगाल में भी हुई है, देश भर में हो रही है। अब यूजीसी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो अपना रिजर्व बैंक को मैं नहीं मानूंगा, देश की मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करूंगा, नोट करेंसी यूज करूंगा, मैं रिजर्व बैंक को नहीं मानूंगा, उसका मैं तो मेरा समझ के बाहर ये तत्व। ऐसे मैं एजुकेशन में काम करूं, मैं यूजीसी को नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मैं शिक्षा मंत्री के नाते मेरे पास कई मसले आते हैं, मैंने उसको बड़ा तन्मयता के साथ पढ़ा है, अनेकों केस की केस स्टडी किया है। फाइनली सुप्रीमेसी ऑफ यूजीसी इज प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री, also endorsed by Honorable Supreme Court and respective High Courts। इसलिए ये तो उनकी नासमझ, और उसमें देखिए जैसे जमीन ना देना जितना ही चिंताजनक विषय, जितना ही पाप है, ऐसे ही बंगाल के एजुकेशन सिस्टम को यूजीसी रेगुलेशंस ने क्या सजेस्ट किया है कि भाई समय बदल रहा है। जैसे फिर उसमें कहूं, एक उदाहरण है भाई, कैरियर एडवांस स्कीम में जब असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसरशिप में किसको महत्व देना चाहिए? जिस शिक्षक को बहुभाषी अभ्यास है, मल्टीलिंग्वलिज्म पर अभ्यास है और मदर टंग में अथॉरिटी है, उनको महत्व देनी चाहिए। क्या आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार बंगाली भाषा में पारंगत दक्षता रखते हुए प्रोफेसर को नियुक्ति करो, यूजीसी ऐसा जो कहा है उसकी आपत्ति कर रहे हैं? मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं इस प्रकार की बातों को सुन के। आज बजट पूछो, परीक्षा में इतना ही पढ़ के आया हूं। बात पूछ दो। हाल में उड़ीसा, दिल्ली चुनाव बहुमत के साथ जीते 27 वर्ष बाद। सर, इसको कैसे आप रिलेट करें बंगाल आने वाले असेंबली इलेक्शन? नहीं, सिर्फ ये बंगाल का विषय नहीं। देखो, इस बीच में और 3 राज्यों का नाम, 4 राज्यों के नाम आपने छोड़ दिया। केंद्रीय पार्लियामेंट निर्वाचन के चुनाव के साथ साथ आंध्र का भी हुआ, वहां एनडीए की वापसी हुई। उड़ीसा में हुआ, हमने नया सरकार बनाई।
आप सब आइए, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करिए, दीघा में भी जाइए, लेकिन पुरी तो आना ही पड़ेगा आपको, तो पुरी भी आइए, बातें रहिए पुरी, आप आएंगे सब। लेकिन उसके बीच में हरियाणा में भी हुई चुनाव, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुई, झारखंड में भी हुई, जम्मू कश्मीर में भी हुई। हमारी अनुरूप झारखंड नहीं हुआ, हम उसको, उस मत को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लोग मोदी जी को विरोध करते करते देश को विरोध करने लगे थे, अभी अभी तो किसी शाही खानदान के लड़के ने भाषण दिया था ना कि इंडियन स्टेट भी जिम्मेवार है। भाई मोदी जी के ऊपर आपके राजनीतिक कुंठा और हेजिटेशन में समझ सकता हूं, भारत की संप्रभुता के साथ आपका कैसे समझौता है? ये दिवालिया लोग हैं। अभी दिल्ली की चुनाव हुई, वो देश भर में मोदी जी को हराने के लिए दोस्ती करके रख देते हैं, जब आ जाता है अपने अपने इंटरेस्ट की बात आपस में कुश्ती करते हैं, वो हरियाणा हो या दिल्ली हो। किस प्रकार की राजनीति वो करते हैं कि हरियाणा में पानी में जहर मिलाया जाता है। ये सब को देश की जनता ने नकारा है। अभी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस होगा, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगा, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगा। बंगाल हो या पंजाब हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो। और आज तो मैं मानता हूं देश की डेमोक्रेसी में जिनकी विश्वास है, विशेष करके देश की वंचित और गरीब तबके के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसके परिणाम दिल्ली में भी दिखने को मिला है। बंगाल तो हमारे देश की नेतृत्व करने वाला प्रदेश है, वो भी विश्वास करेगा। नहीं तो हम पिछले चुनाव में से बंगाल में हमारी जीत की सिलसिला एक प्रकार से 2019 की लोकसभा से ही शुरू हुई है। 19, 21 और 24 ये 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य की प्रमुख विरोधी पार्टी बन चुकी है। 38 से 40% वोट की स्ट्रेंथ के साथ आज हम यहां हैं, और 5%। हमें पूरा भरोसा है बंगाल भी परिवर्तन की राह में जाएगा, और हम यहां भी आने वाले 26 में भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाएगी। सर बीते कल तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 2026 में हम 250 से ज्यादा सीटें लाएंगे विधानसभा की। हम सरकार बनाएंगे। सर पहले भी देखा गया है कि बंगाल के लिए जो सेंट्रल से लीडर्स स्पेशली भेजे जाते हैं उनमें आपका नाम रहता है। इसीलिए आपको पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग देखें कि मुंबई में या फिर दिल्ली में पूरा का पूरा टीम बीजेपी ऑल ओवर नेशन का जो लीडरशिप है, हमारे यहाँ से विंग ऑफ द लीडर्स भी दिल्ली गए थे कैंपेन करने। वैसे नेशनल पार्टी का पूरा टीम वहाँ स्टेट पे काम करने चले थे। बंगाल के लिए आने वाला 2026 के लिए ऐसा क्या नेशनल बीजेपी का जो आप लोग लीडरशिप है, वो क्या टीम बीजेपी नेशनल पार्टी? नहीं, पार्टी देखो, बीजेपी सब समय में टीम बीजेपी करके ही लड़ता है। हमारा कोई बुआ का गुट नहीं है, कोई भतीजा का गुट नहीं है, हमारा एक ही गुट है, बीजेपी वाला गुट है। इसलिए हम तो लड़ते हैं। मैं तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस शहर में 1 महीना रहा था। मैं पिछले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए काफी समय यहाँ प्रवास किया। बंगाल शहर के 4 लोकसभा में डिटेल में मंडल तक भी गया हूं। मैं खुद चुनाव लड़ा, तो इसीलिए यहाँ चुनाव के दिनों में आ नहीं पाया। और अभी मैं दिल्ली की 2 विधानसभा की काम कर रहा था। इसलिए हमारी तो ऑल इंडिया पार्टी है। हम हमारी कार्यकर्ता को जिसको जो काम दिया जाएगा, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में मैं तो बंगाल को ही अपना मेरे घर की प्रांत मानता हूं। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मैं पूर्वी भारत से हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूर्वोदय जब तक नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो मैं मोदी सरकार की एक प्रमुख व्यक्ति के नाते मेरे दायित्व में मानता हूं, ये सारा भारत हमारा एक देश है, लेकिन विशेष घर हमारा बंगाल है। हम तो चावल खाने वाले लोग हैं, मछली खाने वाले लोग हैं। संदेश हमको अत्यंत प्रिय है।
इसलिए तो बंगाल तो मैं आते ही रहूंगा। सर, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर इशू के बारे में आप कुछ कहेंगे? आज तो बजट ही कहा भाई, ज्यादा परीक्षा मत करो। आज बजट में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को से अपेक्षा रखता हूं इस प्रकार की। आप पत्रकार हैं? जी नहीं। थैंक यू। संदेश तो नहीं देंगे।